ये कहानी है एक लड़की की जो सारी हदें पार कर जाती है अपने पति को सबक सिखाने के लिए। कैसे वो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने ही पति को अपनी ही किडनैपिंग और मर्डर केस में फंसा देती है और बेगुनाह आदमी को मौत की घाट चढ़ा देती है। नमस्कार दोस्तों, कैलाश वाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं गॉन गर्ल की। कहानी की शुरुआत होती है 5 जून के दिन से। निक अपनी बहन मार्गो के बार पहुँचता है और उसका मूड कुछ उकड़ा उकड़ा सा होता है। उसकी बहन के पूछने पर वो बताता है कि उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं और टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। साथ ही साथ दिखाया जाता है एमी को जो अपनी डायरी में कहानी लिख रही होती है उस दिन की जब वो पहली बार निक से मिली थी। वे दोनों एक पार्टी में मिले थे और कैसे निक ने अपनी चीजी बातों से उसे इम्प्रेस किया था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती है। तभी निक के पड़ोसी का फोन आता है और वो उसे घर आने को कहता है। निक वहाँ से सीधा घर पहुंचकर देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला है और घर में एक टेबल टूटी पड़ी है और उसकी बीवी घर से गायब है। उसी टाइम वो पुलिस को फोन करके बुलाता है और हम देखते हैं कुछ ही टाइम में डिटेक्टिव रोंडा अपने ऑफिशियल्स के साथ वहाँ पर पहुँचती है और निक से कुछ सवाल जवाब करती है कि वो क्या काम करता है, किस टाइम उसने अपनी बीवी को लास्ट टाइम देखा था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बीवी एक फिक्शनल कैरेक्टर अमेजिंग एमी की लेखिका है। कहानी को फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि निक ने एमी को शादी के लिए प्रपोज किया है। एमी के पेरेंट्स ने बचपन से ही एमी की ब्रांडिंग का ध्यान रखा है और वे हर चीज में उसे गाइड करते हैं कि कैसे दुनिया के सामने अपने आप को दिखाए। निक और एमी की शुरुआती लव लाइफ काफी अच्छी थी और शादी के बाद भी कुछ सालों तक वो आपस में काफी खुश थे। कहानी फिर से रुक लेती है पुलिस स्टेशन की ओर जहां निक से सवालों का सिलसिला जारी है। एज ए रिजल्ट डिटेक्टिव रोंडा का शक गहराता जाता है क्योंकि वो उनके कई सवालों को जवाब देने में असमर्थ होता है, जैसे कि एमी का क्या ब्लड ग्रुप है, एमी के दोस्त कौन कौन है, एमी अपनी दिनचर्या में क्या क्या करती है। और रोंडा निक से एमी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने को कहती है। वहीं डिटेक्टिव रोंडा अपनी टीम के साथ पूरे घर की तलाशी करने में लगी हुई होती है और उन्हें कई चीजें मिलती हैं जिनमें एक लेटर भी होता है जिसपे क्लू 1 लिखा होता है। और वहीं उन्हें एमी की पड़ोसन भी मिलती है जो अपने आप को एमी की बेस्ट फ्रेंड करके इंट्रोड्यूस करती है, जबकि निक ने बताया था कि उसकी कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अगले दिन पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की होती है मीडिया के साथ जिसमें एमी के पेरेंट्स एंड निक मीडिया को एड्रेस करते हैं। और जब रोंडा एमी के पेरेंट्स से पूछती है कि उन्हें किसी पे शक है या कुछ ऐसा हुआ हो एमी के पास्ट में, तो वो एमी के पास्ट के रिलेशंस के बारे में बताते हैं जिनमें डेजी कॉलिंग्स भी होता है जो एमी के हाई स्कूल का फ्रेंड था और उसे बहुत पसंद करता था। निक हैरान होता है कि कई बातें उसे आज तक नहीं पता थी। एमी के पेरेंट्स के जाने के बाद रोंडा निक से लेटर के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो एंड उसकी वाइफ हर एनिवर्सरी के दिन ऐसे पजल्स रखते हैं एक दूसरे के लिए। निक उस क्लू को क्रैक कर लेता है और वो उन्हें लीड करता है क्लू नंबर 2 के पास जहाँ रोंडा को किसी लड़की के अंडरगारमेंट्स मिलते हैं। वहाँ से निकल के निक सीधा अपने फादर के घर जाता है और उसे वहाँ तीसरा लेटर मिलता है। और तभी वहाँ रोंडा भी पहुँच जाती है, लेकिन निक रोंडा को उस तीसरे लेटर के बारे में नहीं बताता और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि एमी अपनी कहानी डायरी में लिखने के साथ साथ नरेट कर रही होती है। एमी अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए $1 मिलियन उन्हें देती है। उस टाइम तो निक मान जाता है, लेकिन रिसेशन का टाइम आ जाता है और निक भी घर बैठे बैठे फिजूल खर्ची करने लग जाता है और उन दोनों में काफी गर्मा गर्मी होने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद वे दोनों मिजूरी शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि निक की मॉम की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। कुछ टाइम बाद निक की माँ भी चल बसती है। टाइम के साथ साथ उन दोनों में दूरियां आ जाती है। एमी के सारे पैसे खत्म हो चुके होते हैं और वो अपने कुछ आखिरी बचे हुए पैसों से निक और उसकी बहन के लिए बार में इन्वेस्ट कर देती है। उसे लगने लगता है कि निक उसे सिर्फ सेक्स के लिए यूज करता है और उसके अलावा उसके साथ बिल्कुल भी समय नहीं बताता। और एमी उसे कहती है कि उन्हें फैमिली बनाने की सोचनी चाहिए ताकि उनका रिश्ता ठीक हो सके, बट निक उस पे और गुस्सा करता है और गहमा गहमी के बीच उसे एक जोर से धक्का दे देता है जिससे एमी को एक झटका सा लगता है कि उनका रिश्ता हाथापाई तक पहुंच चुका है। अगला सीन वापस प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ एक गैदरिंग में कई लोग आए हुए होते हैं। रोंडा निक से उसी पड़ोसी के बारे में पूछती है जिसने अपने आप को एमी का बेस्ट फ्रेंड बताया था, लेकिन निक सीधा मना कर देता है और रोंडा उसे और भी शक भरी निगाहों से देखने लगती है। वहीं निक वहाँ डेजी कॉलिंग्स को भी देखता है और वो उसका पीछा करता है। तभी वहाँ एक औरत उसके साथ जबरन एक सेल्फी ले लेती है। निक उसे उस फोटो को डिलीट करने को भी कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। पूरा शहर एमी की तलाश कर रहा होता है। वहीं डिटेक्टिव रोंडा भी केस को सुलझाने में लगी हुई है। एक रात निक जब अपनी बहन के घर होता है तभी एक लड़की वहाँ
वहाँ आ जाती है जिसका नाम एंडी है और हमें पता लगता है कि निक का कई टाइम से उसके साथ अफेयर चल रहा है और शायद उसी के अंडरगारमेंट्स होते हैं जो उन्हें दूसरे क्लू के दौरान मिले थे। निक उसे कहता है कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को ना बताए। उसी रात डिटेक्टिव रोंडा नशेड़ियों के अड्डे पर पहुंचती है और एमी के बारे में पूछती है तो वहाँ एक आदमी बताता है कि उसने उसे देखा है एंड वो उससे गन खरीदने के लिए आई थी, जहाँ से कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है उस दिन पर जिस दिन एमी ने उसे गन के लिए अप्रोच किया था। एमी बताती है कि उसके दिमाग में कई चीजें चलने लगती हैं और वो गन इसलिए रखना चाहती है क्योंकि उसे अपने पति से डर लगने लग गया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है एंड हम देखते हैं सुबह सुबह निक एंडी को घर से जाने को कहता है। तभी उसकी बहन मार्गो ये सब देख लेती है और उसे बुरा भला कहती है। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि एंडी 20-25 साल की लड़की है और वो भी निक की स्टूडेंट है। वो बताती है कि न्यूज चैनलों पे उसकी हंसती हुई फोटो वायरल हो रही है और लोगों का शक निक पर गहराता जा रहा है। पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगते हैं जिसमें निक के घर से फर्श पे लगे एमी के ब्लड सैंपल्स थे और उस रात निक एंड एमी के फैमिली वाले एक गैदरिंग रखते हैं एमी के सपोर्ट में। वो वहाँ के लोगों को एड्रेस करते हुए सफाई दे ही रहा होता है कि उनकी पड़ोसन वहाँ पहुँच जाती है और चिल्लाती है कि उसकी वाइफ 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी और पूरी जनता का रुख बदल जाता है और मीडिया वाले उसके पीछे बढ़ जाते हैं। वो जैसे तैसे बच के अपने घर में घुसता है जहाँ डिटेक्टिव रोंडा उसे कहती है कि उनकी टीम के हिसाब से एमी को मारा गया है क्योंकि उसका काफी खून मिला है फर्श से। अगला सवाल उसका ये होता है कि घर में इतनी लड़ाई होने के बाद सारा सामान ठीक कैसे है। वो उसका क्रेडिट कार्ड बिल भी दिखाती है जहाँ उसने बहुत शॉपिंग की है, जबकि निक कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी रोंडा को कॉल आता है एंड घर से उठाए सैंपल से पता लगता है कि एमी सच में प्रेग्नेंट थी। तो इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले वो कहता है कि वो अब अपने वकील के साथ ही उनसे बात करेगा। रोंडा का साथी उसे कहता है कि उन्हें निक को अरेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि बिना बॉडी के अरेस्ट बहुत मुश्किल है। और तभी छानबीन करने पर रोंडा को एमी की आधी जली डायरी मिलती है उनके बेसमेंट से, जिसमें लिखा होता है कि निक उसके बच्चे को नहीं अपनाना चाहता था और उसे डर है कि वो उसे जान से मार देगा। वही निक भी तीसरे लेटर का क्लू सॉल्व करके अपनी बहन के बैकयार्ड स्टोर में जाता है। वहाँ उसे मिलता है वो सारा सामान जो उसके नाम पर उसके क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया था और उसे वहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक गुड्डे और गुड़िया होते हैं। यहाँ से कहानी पूरी पलट जाती है और हमें एमी की साइड की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि शुरू हुई थी 5 जुलाई, वो भी किडनैपिंग के दिन से। और हमें दिखाया जाता है कि ये सब उसने खुद प्लॉट किया था। अपने पति से तंग आके उसने ये प्लानिंग पहले ही दिन से स्टार्ट कर दी थी। वो कहानी को नरेट कर रही होती है कि कैसे उसने उस बेवकूफ पड़ोसी को दोस्त बनाया, क्रेडिट कार्ड के बिल बढ़वाए, अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ाया ताकि सबको लगे कि निक उसे मारकर पैसे खाना चाहता था। कैसे कैसे उसने अपने उस पड़ोसी के यूरिन सैंपल्स को यूज करके फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवाई और कैसे अपनी एनिवर्सरी के दिन पूरा स्टेज सेट किया ताकि पुलिस को लगे कि मर्डर है। और सब कुछ प्लानिंग के तहत उसने एक मर्डर वेपन भी वहाँ प्लांट किया एंड सब कुछ अपनी डायरी में ऐसे मेंशन किया जैसे उसके साथ ये सब कुछ महीनों से हो रहा है। ज्यादा शक न हो इसलिए वो स्टार्टिंग की अच्छी बातें भी लिखती है और उस डायरी को जान के बेसमेंट में थोड़ा सा जला के रख देती है ताकि सबको लगे कि ये सबूत छुपाने की कोशिश की गई है। वहाँ से निकलने के बाद वो अपना हुलिया बदल देती है और दूर एक जगह रूम लेके रहने लगती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए और तब तक निक को जेल एंड सजा भी हो जाए अपनी बीवी के मर्डर के केस में। साथ ही साथ वो बताती है कि निक ने उसका इस्तेमाल किया है और अपने लिए अब एक नई यंग लड़की के साथ अफेयर शुरू कर दिया है और वो अब बदला ले के रहेगी उसे बर्बाद करके, लास्ट में खुद भी मर जाएगी ताकि निक को भी डेथ पेनल्टी मिले। अगले सीन में हम निक को देखते हैं वो अपनी बहन के पास जाता है एंड बताता है उस स्टोर के बारे में जहाँ वो सारा सामान रखा हुआ है एंड वो उस बॉक्स को खोलते हैं जिसमें एक फ्रेज लिखा होता है जिससे उन्हें पता लग जाता है कि ये उसे फंसाने के लिए एमी ने ही किया है। इसी के साथ हम देखते हैं एमी के गायब होने के अगले दिन से उसका सामना होता है एक हिप्पी ग्रेटा के साथ जो उनकी नई पड़ोसी है और एमी उसे अपना नाम नैन्सी बताती है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि एमी ये सब करते हुए काफी एंजॉय कर रही है। उसे अपना ये टेबल रूप काफी सुकून दे रहा है। ग्रेटा से बात करते हुए वो बताती है कि उसने अपने हस्बैंड को अपने बार के बाहर एक नई जवान लड़की के साथ किस करते हुए देखा है, उसी तरीके से जैसे वो उसके साथ करता था जब वो रिलेशन में नए थे। वहीं हम देखते हैं एमी को गुमशुदा हुए 4 दिन हो चुके हैं एंड निक फाइनली एक फेमस लॉयर जिसका नाम टेनर है उसके पास जाता है जो कि उसकी कहानी सुनकर हंसता है और कहता है कि उसे उस पर तरस आ रहा है। वो
अपना प्लान बताता है कि पहले तो उन्हें एमी की इमेज बदलनी होगी पब्लिक की नजरों में। साथ ही साथ वो कहता है कि उन्हें पुलिस को उसके अफेयर एंड बैकयार्ड स्टोर के बारे में बताना पड़ेगा। न्यूज चैनलों पर हर जगह लोग निक को दोषी समझ रहे होते हैं एंड इसमें उसकी बहन को भी घसीटा जा रहा है। निक पहले तो वहाँ से उसके रीसेंट बॉयफ्रेंड के पास जाता है जो बताता है कि एमी ने सब स्टेज करके उस पर रेप चार्जेस लगवाए थे और उसे भी कुछ इसी तरह से फंसवाया था। एंड उसके बाद वो डेजी कॉलिंग्स के पास पहुंचता है ताकि उसके पास्ट के बारे में कुछ जान सके, लेकिन वो कुछ नहीं जवाब देता। डिटेक्टिव रोंडा को भी हल्का हल्का सा शक होने लगता है कि कोई क्यों नहीं डायरी को आधा जलाएगा, वो भी अपनी डैड के बेसमेंट में जाके। उसे भी ये सब स्टेज लगने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि एमी ये सब देख के काफी खुश हो रही थी और प्लान के मुताबिक वो पुलिस को खबर देती है कि मार्गो के बैकयार्ड स्टोर में कुछ गड़बड़ है। और एमी जब अपने नए दोस्तों के साथ ऐसे ही बात कर रही होती है तो गलती से उसका मनी बैग नीचे गिर जाता है और वो उसके रूम में घुसकर उसके सारे पैसे एमी से छीन लेते हैं और अब उसके पास न पैसे बचे हैं न रहने की कोई जगह। वो वहाँ से सीधा डेजी कॉलिंग्स को कॉल करती है और उसे भी अपनी झूठी कहानी सुनाती है एंड वो उसे अपना लेक हाउस दे देता है रहने के लिए। वो घर काफी बड़ा है एंड वहाँ हर तरह की सर्विसेज होती है। जगह जगह पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। वहीं निक का लॉयर उसे एडवाइस देता है कि न्यूज चैनल के सबसे पॉपुलर चैट शो पे अपने अफेयर को एडमिट करे ताकि लोग उस पे गुस्सा होने के बाद सिंपैथी देना शुरू कर दे। अगले दिन हम देखते हैं एंडी पब्लिकली एडमिट कर देती है कि उसके और निक के अफेयर के बारे में और एमी भी ये सब देख रही होती है। निक की टीम ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसके बावजूद वो न्यूज चैनल्स पे जाता है इंटरव्यू के लिए और दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक रहा। एमी भी डेजी के घर का कोना कोना देख रही होती है और ऐसे एक्टिंग करती है कि वो बहुत ही पीड़ित है और प्रताड़ित महिला है। अगले दिन हम देखते हैं वो शो ऑन एयर होता है और सब उसे देखते हैं इंक्लूडिंग एमी। निक अपनी गलती मानता है और अपने को दोषी बताता है उस शो में और इसका असर हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है। लोग उसके लिए सिंपैथी दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस वहाँ आ जाती है एंड मार्गो के घर की तलाशी लेने लगती है। ये वही पुलिस है जो एमी के कॉल की वजह से आई है। डिटेक्टिव रोंडा को मर्डर वेपन भी मिल जाता है एंड वो निक को अरेस्ट कर लेती है। वहीं 21 दिन बीत चुके होते हैं और एमी डेजी के साथ रहने लगती है और वो ऐसे नाटक करती है कि वो डेजी के साथ खुश है और उसे प्यार करने लगी है। और अब आता है इस मूवी का बेस्ट सीक्वेंस। हम देखते हैं डेजी अपने ऑफिस के लिए निकलता है एंड एमी सीसीटीवी में पहले तो चेक करती है और वो फिर से चीजें स्टेज करने लगती है। सबसे पहले तो वो अपने पैर पर रस्सी बांधती है और वाइन को अपने प्राइवेट पार्ट्स में गिराकर इधर से उधर रेंगने लगती है ताकि सीसीटीवी में देख के लगे कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो ये हरकतें कई दिन तक चालू रखती है। इसी बीच निक भी कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आया होता है। इस बार तो एमी हद ही पार कर देती है। एक बॉटल की हेल्प से अपने प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज करती है ताकि दुनिया को लगे कि उसका रेप हुआ है। इन सब चीजों से अनजान डेजी शाम को घर आता है तो एमी उसका रोमांटिक वेलकम करके उसे सेक्स के लिए उकसाने लगती है। डेजी उसकी चालों से अनजान उसका साथ देता रहता है और इसी बीच अचानक से एमी एक चाकू निकालती है और उसके गले पर वार कर देती है। इससे पहले कि वो कुछ करता वो उसके हाथ पकड़कर उसे दबा देती है एंड उसे जान से मार देती है। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि एक कार निक के घर के बाहर आती है एंड जब वो बाहर आता है तो देखता है उसमें एमी है और वो खून में लथपथ है और वो जैसे तैसे उसकी बाहों में आकर बेहोश हो जाती है। पुलिस के पूछताछ करने पर वो सारा ब्लेम डेजी पर डाल देती है कि वो एक साइकोपैथ था और बचपन से ही उसके पीछे पागल था। डिटेक्टिव रोंडा सच्चाई निकलवाने की कोशिश करती है तो वो ट्रॉमा का नाटक करके सिंपैथी ले लेती है। अपनी आंखों के सामने होते हुए इस नाटक को देखकर निक भी हैरान है। घर आते ही वो उससे कहता है कि अब वो ये नाटक बंद कर सकती है और उसे सच सच बताए, जिसपे वो कहती है कि वो शावर में सब कुछ सच बताएगी क्योंकि उसे शक है कि निक उसकी बातें रिकॉर्ड कर सकता है। वहाँ वो उसे बताती है कि उसने उसे टीवी पे गिड़गिड़ाता देख वापस आके उसकी जान बचाई है। एंड जब निक कहता है कि वो उसे छोड़ देगा तो वो उसे धमकी देती है कि वो उसे तबाह कर देगी। अगले दिन हम देखते हैं रोंडा एंटेना निक के साथ ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो अब कुछ नहीं कर सकते और अब ऐसे ही आगे जीना होगा। निक के मन में अब भी डर है कि वो उसके साथ भी डेजी वाला हाल ही ना कर दे, जिसपे वो उसे कहती है कि वो उसे कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो उससे प्यार करती है, सिर्फ उसे पहले वाला निक वापस चाहिए। कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एक न्यूज रिपोर्टर जिसने पहले निक की इमेज खराब करी थी इंटरव्यू लेने के लिए आई है और जब निक एंड एमी रेडी हो रहे होते हैं तो एमी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसपे निक कहता है कि उसने उसे छुआ भी नहीं है। तो उसे पता चलता है कि एमी ने उसके पुराने सैंपल से ये सब किया है। निक अब इसमें फंस चुका है और एमी उससे मीडिया के सामने अनाउंस करवा देती है कि वो अब पेरेंट्स बनने वाले हैं और इसी के साथ ये कहानी का अंत हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।